तो महिला सशक्तिकरण ही आज का मुद्दा है। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी कांग्रेस वरिष्ठ नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मीनाक्षी गिल्डियाल यूकेडी प्रवक्ता हैं। डीके पाल आप प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र शर्मा राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव वर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे, राधा रतूड़ी एक बहुत सीनियर IAS अधिकारी है उत्तराखंड में और आज वो डिजर्विंग पद जो वो डिजर्व करती थी, आज उन्होंने आप लोगों ने उन्हें देकर जो है महिला सशक्तिकरण का उदाहरण दिया है, क्या कहेंगे? दिव्य जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं श्रीमती राधा रतूड़ी जी, जो उत्तराखंड की पहली चीफ सेक्रेटरी बनी हैं, मैं उनको बधाई देता हूं और अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारतीय जनता पार्टी लगातार कदम ताल कर रही है, जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल जो पिछले 25 वर्षों से लंबित था, जिसको कांग्रेस की सरकारें और तमाम विपक्ष लगातार अटकाए लटकाए और भटकाए रहा, उस बिल को सदन में लाने का और उसको सदन में लाने का और उसको लागू करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। और वहीं आप इसके इतर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी जो मातृ शक्ति और महिला आरक्षण के जिस रोज आप टाइमिंग देखिएगा, जिस रोज महिला आरक्षण बिल लागू होता है, सेम उसी दिन कांग्रेस पार्टी की महिला नेत्रियां अपना सर मुंडवाती हैं, यानी कि इतना बड़ा अफसोस जाहिर करती हैं, उसके ऊपर मातम मनाती हैं, जो मैं सोचता हूँ घोर निंदनीय है। और जिस प्रकार से हमारी चाहे आप केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, हम महिलाओं को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी हैं, हमारी विधानसभा अध्यक्षा वो महिला हैं, और अभी जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी भी उत्तराखंड में पहली बार महिला को बनाया गया है, मैं सोचता हूँ अपने आप में एक बहुत अच्छा कदम है। और हमारी सरकार नर नारी को बराबर का दर्जा देने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है, क्योंकि नारी शक्ति का उतना ही जीडीपी में उतना ही योगदान है जितना पुरुष का है। और जब बोला जाता है कि बराबरी का दर्जा यदि महिलाओं को दिया जाता है, तो एक तरह से जो परिवार की आर्थिक जो रीढ़ का काम करती हैं हमारी महिलाएं, तो परिवार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का काम भी हमारी महिलाएं कर रही हैं। और मैं सोचता हूँ एक बहुत अच्छा जो काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। और जिस प्रकार से, ठीक है सर, मैं पहले वक्तव्य ले लेती हूँ सबका, फिर उसके बाद आएंगे। और हमारा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ पर महिला सशक्तिकरण की एग्जाम्पल आज से नहीं कई सालों से है और उन्होंने अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ी है। महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण पेश किया है। तीलू रौतेली हो, चाहे जिया रानी हो या फिर बिश्नी देवी हो, ऐसी तमाम महिलाएं इस प्रदेश में रही हैं जिन्होंने उच्च पदों पर रहकर विकास किया है। मीनाक्षी गिल्डियाल जी, आप एक महिला हैं और राजनीतिक दल में अपना एक अहम और महत्वपूर्ण रोल इस वक्त निभा रही हैं। आप क्या कहेंगे, आज का जो घटनाक्रम हुआ है, राधा रतूड़ी को मुख्य सचिव बनाया, पहली महिला मुख्य सचिव है? माफ कीजिएगा मीनाक्षी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार। हेलो जी, हेलो जी, अपनी बात रखें। अब आ रही है क्लियर? जी, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, देखिए, ये हमारे लिए बेशक एक गर्व की बात है, क्योंकि मैं एक महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो कहीं पे भी महिला सशक्तिकरण हो रहा है, उसके लिए हम लोग हमेशा उसके लिए मतलब 2 कदम बढ़ के हम आगे इसका स्वागत करेंगे इनका। बेशक उनका अभी कार्यकाल सिर्फ 2 महीने का है और हम उम्मीद करते हैं कि वो मूल निवास और भू कानून का जो कमेटी है उसका अध्यक्षता वो कर रही हैं, तो हमें उम्मीद है कि एक मूल निवास पे जरूर कुछ अच्छी चर्चा होगी और कुछ अच्छा रिजल्ट हम लोगों के समक्ष आएगा।
दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की बातें तो बहुत करती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन क्योंकि मैं पहाड़ से हूँ और कोई भी चीज़ में एक पहाड़ मैं इस नज़रिए से देखती हूँ कि मैं पहाड़ पे बैठी हूँ। ठीक है, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ये तो उनकी कैपेबिलिटी है कि वो लोग यहाँ तक पहुँची हैं, ये उनकी कैपेबिलिटी है। और जब मैं पहाड़ पे बैठ के ये बात सोचती हूँ कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या सिर्फ यहीं तक है? क्या जो एक आम महिला जो गांव में रह रही है, क्या उसके आहार, उसका पोषण, ये सब भी महिला सशक्तिकरण के अंदर आता है? क्या उसके शिक्षा का अधिकार, उसके स्वास्थ्य का अधिकार, ये महिला सशक्तिकरण के अंदर आता है? तो अगर ये सब चीजें आती हैं तो आप इन चीजों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल। आप बात कर रहे हैं अभी यूसीसी के अंदर भी मैं देख रही थी कि महिला बहुत स्ट्रांग होगी, महिला को सम्मान मिलेगा। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की इतनी जल्दी क्या है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। जब आप इक्वल कानून की बात कर रहे हैं, हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि वुमेन की जो राइट टू इक्वालिटी है उसकी बात कर रहे हैं, हम राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं। इन सब के बारे में गौर कीजिए। और एक जो आम महिला है, सोचिए कि जो वहाँ की बच्चियां हैं, पहाड़ में रहने वाली जो बच्चियां हैं, वो उच्च शिक्षा के लिए वो ड्रॉप आउट कर देती हैं। जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वो कॉलेज, उनके जो डिग्री कॉलेजेस हैं वहाँ पे उनको पूर्ण सुविधाएं नहीं है जी। जो उनके डिग्री कॉलेजेस हैं वो उनके घर से बहुत दूर हैं, उनके माँ बाप उनको नीचे पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते हैं। तो यहाँ पे भी तो महिला सशक्तिकरण की बात करिए ना। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी आशीष सैनी। आज राजनीति का दिन इसलिए नहीं है क्योंकि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी अन्य दल हो, अगर महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ावा देते हैं तो बहुत अच्छी पहल है। क्या कहेंगे आज के इस फैसले पर? एक बड़े सम्मानित महिला अधिकारी को उनका क्रम आते हुए और उनको मुख्य सचिव बनाया गया, ये एक बहुत अच्छा कदम है। उत्तराखंड राज्य इस मामले में कोई नया नहीं है। उत्तर प्रदेश ने, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक था तो पहली महिला मुख्यमंत्री देने का भी काम किया। देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी इस देश में आई है और वर्तमान में भी देश में महिला राष्ट्रपति मौजूद है। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे अपनी बात कहते कहते अचानक कांग्रेस की बात करने लगे। तो राजनीति की शुरुआत तो ये लोग करते हैं। दूसरा, आज एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक की बेटी ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी पर यौन उत्पीड़न, यौन शोषण करने के प्रयास का आरोप लगाया और वो लिखित में आरोप है, वो उस आरोप पर अंकिता भंडारी की हत्या पर। अभी इन्होंने बात की कि जिस दिन एक कोई विशेष घटना इनके हिसाब से हो रही थी, उस दिन राज्य में 2 महिलाओं ने, जो महिला कांग्रेस नेता है, उन्होंने अपने बाल मुड़ाए। उन्होंने अंकिता भंडारी के हत्यारों को ढूंढते वक्त जो भाजपा के लोगों की जानकारी कम हो जाती है और वो कहीं ना कहीं उनकी पुलिस जो है उनके इशारे पर उस वीआईपी को नहीं ढूंढ पाती, तो उनके विरोध में अपने बाल मुंडवाए। यानी उत्तराखंड की महिला का शोषण रोकने और उसके ऊपर हुए अत्याचार के विरोध में मुंडाए हैं और आज ये उसे मजाक उड़ा रहे हैं। तो इनको शर्म आ जानी चाहिए। और ये जो न्यूज का जो हेडलाइन लेकर आया ना कि राधा रतूड़ी जी को मुख्य सचिव बनाया है, मैं तो चाहूंगा कि राधा रतूड़ी जी मुख्य सचिव पद पर आए और सबसे पहले उस वीआईपी का कलर पकड़कर राज्य की जनता के सामने लाने का काम करें। बिल्कुल, ठीक है। जिस व्यक्ति ने मेंबर सेक्रेटरी के पद पर रहकर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एक हमारे उत्तराखंड की बेटी को, मैं नहीं कहूंगा कि वो भाजपा के पूर्व विधायक की बेटी है, मैं कहूंगा उत्तराखंड राज्य की बेटी है, हमारी बेटी को जिस प्रकार से उत्पीड़ित करने का काम किया, राधा रतूड़ी जी उस पर भी कार्रवाई करें। और मैं चाहूंगा कि पुरुष हो या महिला हो, ये भी समान नागरिक संहिता की बात आएगी तो महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए मैं तो इनसे जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा कानून है जो महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग बना हुआ है। लोकतंत्र में सबके लिए बराबर कानून है। ठीक है, एक अच्छे निर्णय का स्वागत किया जाएगा, लेकिन जो बहुत सारे निर्णय किए जाने हैं उस पर जो ये हिला हवाली चल रही है उस पर हम इस सरकार की आलोचना निश्चित रूप से करेंगे। मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन इन्होंने जो 2 वक्तव्य दिए हैं अपने आप को उस दौरे में खड़ा कर लिया है। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में दोनों मुद्दों पर जवाब दे दें। बिल्कुल। डीके पाल जी, आप क्या कहेंगे आज के इस फैसले से? महिला सशक्तिकरण का जो उदाहरण एक बार फिर पेश किया गया है इस प्रदेश में। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं महिला सशक्तिकरण से मैडम के इस पदोन्नति को नहीं जोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं जोड़ूंगा। ये जरूर है कि राधा रतूड़ी जी को 2 साल पहले इस पद पर आसीन कर देना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को,
क्योंकि वो एक ऐसी सीनियर, ऐसी जुझारू और ऐसी पहाड़ के प्रति अपनी तमाम तरह की सोच रखने वाली महिला हैं, जिससे राज्य में उनका मुख्य सचिव बन करके 2 साल का समय यानी 24 महीने का समय मिलता तो काफ़ी काम वो कर सकती थी। लेकिन 60-65 दिन के लिए ही सही आपने बनाया तो अच्छी बात है, लेकिन ये बिल्कुल भी महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए मामले हमारी बहन मीनाक्षी गिल्डियाल जी ने भी पहाड़ के ऊपर अपनी बात रखी है, और मैं भी उस बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि आज हमारी बेटियां जो खेलों की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो क्रिकेट में भी, क्रिकेट की टीम में हमारी बेटी है, टेनिस की टीम में प्रियंका रावत ने झंडे गाड़े हैं, नेशनल तक जीते हैं। ऐसे तमाम चीज़ों को उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा महिला सशक्तिकरण का काम किया है, आज आपके चैनल के सामने मुझे एक नाम बता दें। ऐसी सैकड़ों बच्चियां जो मतलब एक तरह से शोषण का शिकार हो जाती है जब सरकार उनको प्रोटेक्शन नहीं देती, जब सरकार उनको आगे बढ़ाने का और मजबूती से खड़ा करने का काम नहीं करती। ये कौन सी बात करते हैं? ये किस तरह का व्यवहार, दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का कि ये बात करते हैं एक महिला को आगे बढ़ा के, जो ऑलरेडी अपने दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर, जिसने राज्य का नहीं पूरे देश में नाम रोशन किया हुआ है, वो उस बैच की महिला है जब महिलाएं आगे निकल करके बाहर आने में संकोच किया करती थी। और ये सरकार क्या है, कांग्रेस के बारे में भी मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा, महिला सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और क्या कांग्रेस ने ऐसा किया है? कभी नहीं किया। तो इस तरह की बात ना करें कि महिला सशक्तिकरण से जोड़ दिया जाए किसी पदोन्नति को। डीके पॉल जी, आपको जानकारी नहीं है? मुझे सब जानकारी है सैनी जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। बात कर रहे हैं, मुझे सब मालूम है, जब डिबेट आएगी उस बात पर आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। हल्की बात मत कीजिए आप, मैं हल्की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत बढ़िया बात नहीं कर रहे हैं, आप कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। ये कहाँ से महिला सशक्तिकरण से कहाँ से जुड़ा हुआ मामला है? फिर ये बताइए आप मुझको। आप लोग राजनीतिक दल हैं, ये जो पूरा जी, डेटा आया है, सर्वे आया था, उसमें आप लोगों ने राजनीतिक लिहाज से, डीके पाल जी उसमें आम आदमी पार्टी का नाम भी है। आप लोगों ने जब चुनाव में टिकट देने की बारी आई तो कितनी महिलाओं को टिकट दिया है, कितनी महिलाओं को पुरुषों के परिपेक्ष में, जो सापेक्ष में आप लोगों ने टिकट दिए हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और उसमें चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, आप लोग सब एक ही उसमें नापे जाएंगे इस मामले में। मैं आपके पास आऊंगी वीरेंद्र शर्मा जी। जब हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, चाहे कोई भी महिला अगर किसी उच्च पद पर बैठती है तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है, ऐसे समय पर जब हम कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल दिव्या जी, मैं सबसे पहले राधा रतूड़ी जी को बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, इनका आज का जो मुद्दा आपने ये महिला सशक्तिकरण को लेके उठाया है कि राधा रतूड़ी जी की पदोन्नति को लेके आपने इसको महिला सशक्तिकरण से जोड़ा। मैं नहीं समझता कि ये एक महिला सशक्तिकरण को लेके किसी सरकार का कदम है। देखिए, महिला सशक्तिकरण एक सरकार के द्वारा किया जाने वाला कार्य ये नहीं माना जाता। ये तो पदोन्नति है, वो डिजर्विंग कैंडिडेट है, वो डिजर्व करती थी इसके लिए, तो इसलिए उनको ये प्रमोशन मिला है जी। अब बात सशक्तिकरण की है, तो सशक्तिकरण अगर बीजेपी कहती है कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण देना चाहते हैं तो बीजेपी कुछ स्टेप ले रही है। जैसा कि अभी यूसीसी में भी आने वाला यूसीसी है, तो यूसीसी में भी देखिए महिलाओं के लिए कुछ इस तरीके के क्लॉज है उसमें, क्योंकि उसमें आपको पता है कि यूसीसी की जो हमारी अध्यक्षा भी है वो भी हमारी रंजना देसाई जी है, वो भी एक महिला है। उन्होंने भी महिलाओं का ध्यान रखते हुए बहुत सारे क्लॉज उसमें ऐड किए हुए हैं। जब हम बारीकी से उसको पढ़ेंगे तो जरूर उसमें महिलाओं को लेके भी। और दूसरा, बीजेपी ने देखिए एक बहुत अच्छा काम ये भी किया है कि महिलाओं को जो अभी आरक्षण दिया है लोकसभा और राज्यसभाओं में, और जो आने वाले चुनाव में जो इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो वो सशक्तिकरण को लेके कदम हो सकता है। या राष्ट्रपति जी का चुना जाना, राष्ट्रपति जी को आगे लाना, एक महिलाओं को इतने बड़े पद पे बिठाना, वो एक सरकार का एक महिला सशक्तिकरण को लेके कदम हो सकता है। या कोई पार्टी अपनी चुनावी टिकटें जितना अधिक से अधिक महिलाओं को देती होगी, वो महिला सशक्तिकरण को लेके कार्य हो सकता है। या सरकार जो योजनाएं चलाती है महिलाओं के लिए, अब जैसे उज्ज्वला योजना है,
वो महिला सशक्तिकरण को लेके एक उज्ज्वला योजना, कई तरीके की इस तरीके के बहुत सारे कार्यक्रम सरकारें चलाती है और समय समय पे हर सरकारें चलाती है। सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि पिछली सरकारों ने भी चलाए थे, परंतु आज बीजेपी ने थोड़ा और अच्छे से उसको सशक्त किया है। तो हम तो हमेशा चाहते हैं कि हर कोई भी सरकार, कल के लिए अगर कांग्रेस की भी सरकार आती है इस राज्य में या पूरे देश में, तो वो भी महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएंगे। पीछे धकेलने का काम मुझे नहीं लगता कोई सरकार आज के जमाने में करेगी, क्योंकि सबका यही मोटिव है कि महिलाएं हमारे बराबर की हिस्सेदार हो। और हर चीज में देखिए यहाँ पे अब भू कानून आया है, भू कानून में भी देखिए हमारे यहाँ महिलाओं को बराबर का हिस्सा दिया गया है, तो वो सशक्तिकरण को लेके एक कदम होता है। अब ये अगर राधा रतूड़ी जी के प्रमोशन को आप महिला सशक्तिकरण से जोड़ेंगे तो वो गलत है। वो उनका प्रमोशन है, वो डिजर्विंग कैंडिडेट थी और उसके लिए वो डिजर्व करती थी। आज उनका प्रमोशन हुआ है तो उसके लिए उनको बधाई। लेकिन सरकार का इसमें ये नहीं कह सकते हम कि दूसरे को भी बना हो सके। अब सरकार के पास उतने अच्छे ऑप्शन ना हो, उनसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं मिला, तभी तो उन्होंने भी उनको लाए। अगर सिर्फ ये सोचते कि नहीं आज धामी जी ने काम, इसका क्रेडिट मैं नहीं देना चाहता हूं किसी बिल्कुल सरकार को। ठीक है, आगे भी हम लगातार चर्चा करेंगे। और यहाँ पर सभी के वक्तव्यों से एक बात तो साफ हो गई है कि वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट थी, उन्हें पदोन्नति दी गई है, वो अच्छी बात है। लेकिन और क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं महिला सशक्तिकरण के, उन पर चर्चा करेंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। मानसखंड में अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव, हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानसखंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चार धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानसखंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानसखंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानसखंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानसखंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छी से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानसखंड। हमारी विरासत, हमारा अभिमान, मानसखंड को मिल रही नई पहचान। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा लगातार जारी है और चर्चा हम कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर। क्या राधा रतूड़ी को मुख्य सचिव बनाया जाना महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है या नहीं, या फिर और कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है, जिनसे महिला सशक्तिकरण को और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव वर्मा जी, ठीक है, ये एक एस्पेक्ट हो गया कि वो एक बहुत सीनियर IAS ऑफिसर, डिजर्विंग कैंडिडेट, आपने उनको पदोन्नति देकर मुख्य सचिव बना
बना दिया, लेकिन अन्य जो विभाग है या अन्य जो क्षेत्र है वहां पर पहले भी महिलाएं आगे बढ़ रही है, लेकिन उसमें क्या पहल की जा रही है? क्योंकि चाहे महिला सुरक्षा की आजकल बात की जा रही हो, उसमें भी लगातार हमारे प्रदेश में समस्याएं सामने आ रही हैं। देवी जी देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार मातृशक्ति के विरोध की लगातार बात करती आई है, जिस प्रकार से एक आदिवासी महिला जिनको राष्ट्रपति बनाया गया और उन राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोलना, उनके वर्ण के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना घोर शर्मनाक है और वो इनकी सोच को प्रदर्शित करता है। और अभी जिस तरह से श्रीमती राधा रतोड़ी जी के लिए भी ये लोग अनावश्यक बातें कर रहे हैं और जिस तरह से हमारे तमाम जो जिला मुख्यालय हैं वहाँ की डीएम, एसएसपी, सीडीओ तमाम महिलाओं को जिस तरह से बनाया जा रहा है, उससे एक तरह से ये साफ परिलक्षित होता है कि हम मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की दिशा में। सरकार का क्या रोल है? क्योंकि ये आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी से एग्जाम क्रैक किया, उस पद पे पहुंचे, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अगर उत्तराखंड केडर के हैं तो उत्तराखंड में ही मूव करते रहेंगे, अलग अलग जगह के डीएम बनेंगे, एसएसपी बनेंगे, एसपीज होंगे, तो इसमें सरकार का क्या रोल है? दिव्य जी देखिए, जब एक महिला की जो आवश्यकताएं होती हैं, महिलाओं को कैसे और अधिक उन्नत करना है, महिलाओं को आर्थिक रूप से कैसे सुदृढ़ करना है, उसके लिए क्या प्लानिंग्स करनी है, उसके लिए क्या क्या आमूलचूल व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना है, ये एक जो जिलाधिकारी होते हैं, एसएसपी होते हैं और जो जिलों के एक तरह से मुख्य अधिकारी होते हैं, वो उसी के अनुरूप नीतियां बनाते हैं, उसी के अनुसार कई सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। और जिस तरह से हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो हमारी मातृशक्ति अपने पशुओं के चारे के लिए जंगलों में जाती थी और उनको बोझ से मुक्ति दिलाने की दिशा में हमारी सरकार ने काम किया, जिस तरह से 6 लाख महिलाएं आज एनजीओ से जुड़ी हुई हैं और उन एनजीओज को और अधिक सुदृढ़ और आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। 40% से लेकर 70% तक सब्सिडीज उनके एनजीओज को देने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं, हमारी सरकार कर रही है और साथ ही जो उनके उत्पाद हैं उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था भी हमारी सरकार कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारे महिलाओं को और अधिक सुदृढ़ और अधिक संपन्न और अधिक उनको कुशल बनाने की दिशा में सरकारें लगातार काम कर रही हैं। ठीक है, राजनीति से इसे जोड़ के देख लेते हैं। आप लोग राजनीतिक दल हैं, लिहाजा ये पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि आगामी चुनाव में महिलाओं को कितना यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी। आप लोग कितनी महिला ऐसी कैंडिडेट्स हैं जिनको आप आगे बढ़ाएंगे, जिनको टिकट देंगे? क्योंकि पहाड़ों की अगर बात की जाए इस वक्त मैक्सिमम वोटर्स आपकी महिलाएं हैं, पुरुष के परिप्रेक्ष्य में। बहुत अच्छा प्रश्न किया दिव्य जी आपने। अभी 2022 का जो हमारा विधानसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और 40% मातृशक्ति को महिलाओं को आरक्षण देने की इन्होंने बात कही थी। और मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आपने कितनी महिलाओं को उस 40% के अंतर्गत कितनी महिलाओं को आपने टिकट देने का काम किया। देखिए 70 विधानसभाएं उत्तराखंड में हैं, 70 के हिसाब से 40% आप निकालें तो 28 सीटें बैठती हैं और इन्होंने मात्र 4 सीटें दी महिलाओं को और 4 सीट में से भी 1 सीट को महिला से खोस के हरीश रावत जी उसके ऊपर चुनाव लड़े हैं। तो मातृशक्ति का अपमान करने का जो काम कांग्रेस पार्टी लगातार करते रही, जो कांग्रेस से जवाब मांग लेंगे। बीजेपी ने कितनों को टिकट दिया? बीजेपी ने 7 महिलाओं को दिया है और मैं सोचता हूं आप किसी भी दृष्टि से देखें, हम मातृशक्ति का लगातार सम्मान करते हैं। जितना आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का काम
मातृशक्ति को हमारी राज्य सरकार की बात करें, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, चाहे उज्ज्वला की बात करें, हमारी मातृशक्ति को घर के धुएं से मुक्ति दिलाकर अपना गैस का चूल्हा उपलब्ध कराने का काम केंद्र सरकार की, हमारी माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। अपना घर, अपना आवास, अपना शौचालय, और जिस तरह से स्वरोजगार की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है, तो मैं सोचता हूं हमारी सरकार हर क्षेत्र में, हर सेक्टर पर काम कर रही है। जिस तरह से अब कांग्रेस की बात करें सर, तो कांग्रेस से सवाल कर लेते हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है सर। नहीं, आप नहीं, लोग शुरू आपकी कांग्रेस से होती है, खत्म कांग्रेस पे होती है सर। जवाब सवाल ले लेने दीजिए, विपक्ष में है वो। आप ये देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से तमाम मुद्दों को अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम करती रही, वन रैंक वन पेंशन को इन्होंने 44 सालों तक लटकाया, उसको लागू करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। हमारी सरकार जिस तरह से उत्तराखंड राज्य बना था, विशेष राज्य का दर्जा हमने दिया, इन्होंने छीनने का काम किया। 1000 करोड़ का औद्योगिक पैकेज हमने दिया, इन्होंने छीनने का काम किया। और 108 योजना हम लेकर आए, इन्होंने छीनने का काम किया। ये तो छीनने वाले हैं, ये तो छीनने वाले हैं। सर, महत्वपूर्ण बात है, जानना जरूरी है राजनीतिक दलों से खास तौर पर, क्योंकि जब आप इस प्रदेश की महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं तो आपके पार्टी में महिलाएं कितनी सशक्त हैं, जरा ये भी जनता को बताएं तो ज्यादा पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। आशीष सैनी जी, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, किसने क्या किया महिलाओं के लिए, किसने नहीं किया, ये सभी देख रहे हैं योजनाओं के माध्यम से। राजनीतिक दल होने के नाते अभी तक जितने चुनाव हुए, कितनी महिलाओं को आपने टिकट दिया, आगे महिलाओं के सशक्तिकरण के क्या प्लान्स हैं? देखिए, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैं तो फैक्ट पर बात करता हूं, भाषण देना मुझे आता नहीं है। मैंने महिला आरक्षण की बात की। कांग्रेस पार्टी के समय में लोकसभा में महिला आरक्षण लाया गया, और उस महिला आरक्षण को वर्तमान सरकार ने जब उसे दूसरे सदन से पास कराया तो उसमें 2 राइडर लगा दिए। पहला राइडर कि भारत की जनगणना होने के बाद, और दूसरा पूरे भारत का पुनः परिसीमन होने के बाद। वर्तमान हालात में ये संभव नहीं है कि 2034 से पहले महिला आरक्षण का कोई दूर दूर तक भी इशारा दिखाई दे, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने उज्ज्वला योजना पे बात की। उज्ज्वला योजना में राज्य देश की गरीब महिलाओं को एक कनेक्शन दिया गया। इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने, आप अपनी सब्सिडी छोड़िए, हम गैस कनेक्शन के आपका इंतजाम करेंगे। सब्सिडी छोड़ने के लिए देश के अनेक लोग तैयार हुए इस काम के लिए। सब्सिडी छोड़ी, और उस सब्सिडी का इस्तेमाल इन्होंने अपने विज्ञापन के लिए किया, और उन महिलाओं को उधार एक कनेक्शन एजेंसी के माध्यम से दिलवाया। दिव्या जी, विज्ञापन का काम इन्होंने, जो मनरेगा की योजना थी इनकी, उसमें 28,000 करोड़ की मनरेगा की योजना थी, उसके ऊपर 44,000 करोड़ इन्होंने केवल और केवल विज्ञापन के नाम पर डकारने का काम किया। और ये भ्रष्टाचारी हैं, ये घोटालेबाज हैं। सभी आगे हैं। मेरे सिर्फ 3 बिंदु और हैं। कितने महंगे हो जाते हैं सर, ये तो 2019 के चुनाव मैं सबसे निवेदन करूंगा कि मेरे 2 बिंदु हो गए, 3 बिंदु और हैं, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। बिल्कुल, आप मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। हाँ, मैंने अपने वक्तव्य में एक बात और कही कि अपराध से बचाओ। मैंने 2 अपराधों का उल्लेख किया है। अंकिता भंडारी को तो सब समझ गए लोग, उनके वीआईपी को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज भाजपा विधायक की बेटी के साथ अन्याय हुआ, तो महिला सशक्तिकरण का ये नारा कहाँ चला गया? दूसरा है नेतृत्व और भागीदारी। कांग्रेस पार्टी ने अपने में हमेशा महिलाओं को मौका दिया है। हमारा बहुत सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट और बड़े बड़े काम पार्टी के अंदर के महिलाएं संभालती रही है, और आगे भी संभालेगी। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति से लेकर प्रथम महिला प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई है। और महिलाओं को बहुत सारे जो अधिकार और नेतृत्व की बात की, और विशेष रूप से 1947 से पहले भारत में कांग्रेस में थी क्या अधिकार नहीं था। और महिला शिक्षा को लेकर भी जो कांग्रेस पार्टी के समय में काम हुए, ये जो हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं और एक बहुत लंबा भाषण पढ़ के चले गए, मुझे आप बताइए कि 7 साल की सरकार में कौन सा महिला कॉलेज, महिला इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जूनियर हाई स्कूल, कुछ भी आपने खोला हो, एक स्कूल खोला हो तो उसका नाम बताइए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से आप जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, वो केवल एक नौटंकी है, एक ढोंग है,
आज एक आईएएस अफसर के प्रमोशन को आप महिला सशक्तिकरण से जोड़ रहे हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति जो आपका रवैया है वो पूरा जग जाहिर है। भाजपा महिला विरोधी पार्टी है। राम मंदिर के शिलान्यास में एक भी महिला को अरे आप तो राम विरोधी हो मेरे भाई, रामद्रोही हो आप, रामद्रोही हो आप, राम विरोधी हो। भूल जाते हो भंवरी कांड के विरोधी है ना, भूल जाते हो भंवरी कांड, भूल जाते हो तंदूर कांड, ठीक है भूल जाते हो दिल्ली का तंदूर कांड। अरे मेरे भाई भंवरी कांड भूल गए क्या? जेल भेजा गया। अरे तंदूर कांड भूल गए क्या? ठीक है, ठीक है, उस पे नहीं आते। महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, यहाँ पर आप तो सकारात्मक बलात्कारियों चर्चा के साथ खड़े हुए हैं महाराज। ठीक है। शर्म से डूब मरिए किसी जगह जाकर। आपकी पार्टी, आपके नेता बलात्कारियों के पक्षधर हैं। ठीक है, मीनाक्षी गिल्डियाल जी, यहाँ पर तमाम बातें कही गई और आपने अपने वक्तव्य में ये कहा था कि महिला सशक्तिकरण के पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, सिर्फ पद पे बैठना या फिर जो धरातल पर महिलाएं हैं उनका विकास करना। अगर यूकेडी की बात की जाए राजनीतिक लिहाज से, तो आप अपने आप को कितना सशक्त अपनी पार्टी में मानती हैं और कितनी जरूरत महसूस करती हैं महिला सशक्तिकरण की अपनी पार्टी में? देखिए अभी क्योंकि मैं यहाँ पे महिला होने के नाते पार्टियों की बात नहीं करूंगी, क्योंकि आप देखिए हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही कुछ इस प्रकार से बना हुआ है कि अगर महिलाएं अपने बलबूते पे भी आगे बढ़ती हैं तो ये कहा जाता है कि पुरुष, क्योंकि मानसिकता पुरुष वाली है ना, तो ये कहा जाता है कि पुरुष उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर ये कहा जाता है कि पुरुष ही आगे बढ़ा पाएगा या पुरुष ही पदों पे उनको आसीन कर पाएगा। तो ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा। मुझे लगता है पार्टी वाइज भी छोड़नी पड़ेंगी ये चीजें कि मैं इस पार्टी का सपोर्ट कर रही हूँ, मैं उस पार्टी का सपोर्ट कर रही हूँ। जब हम महिलाओं की बात हो तो सारी महिलाओं को इकट्ठे होकर अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। देखिए ये चीज नोटिस करने योग्य है कि महिलाएं और पुरुष बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल आप देखें ना तो क्योंकि बहुत सी चीजें डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे कि अगर राजनीति में भी अपने आप को आगे बढ़ाने की बात करती हूँ या मैं किसी इंडस्ट्री में भी कोई काम करने की बात करती हूँ तो मेरे लिए नहीं पॉसिबल है कि मैं रात को बाहर जा सकूं, मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ, या फिर मैं अपना फैमिली, अपना परिवार, अपना रिश्तेदारी, इन सबको भी आगे रखती हूँ, उसे भी इम्पोर्टेंस देती हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इक्वालिटी में नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, मेरे पास कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर हम महिला सशक्तिकरण और इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं इस प्रकार के रूल्स बनाते हैं कि मेरे लिए वो चीज करना इजी हो जाए। मैं यहाँ पे इक्वालिटी की बात क्यों करूं कि मुझे आप देखिए अगर हम राजनीतिक लोग हैं तो कई बार रात को हमें मीटिंग्स करना पड़ता है या कहीं बाहर जाके भी हमको स्टे करना पड़ता है, तो वहां पे मैं महिला होने के नाते नहीं कर पाऊंगी। तो वहां पे आप मेरे लिए इस प्रकार की एक फैसिलिटी लेके आइए, या फिर किसी कंपनी में अगर हम बात करने की बात कर रहे हैं तो आप मेरे लिए ऐसे फ्लेक्सिबल आवर्स लेके आइए कि मेरे लिए काम करना आसान हो। मेरे बच्चों के लिए, अगर मेरे पास छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए क्रैच की सुविधाएं करो ताकि मैं अपने बच्चों को वहां पे सुरक्षित रख सकूं। मेरे लिए सुरक्षित वातावरण करिए ताकि मैं अपनी बात, मेरा मतलब है कि महिलाओं की बात कर रही हूँ कि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण दें। ठीक है, इस तरह से आप महिला सशक्तिकरण कर पाएंगे। आप कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना में हमने महिलाओं को गैस दी है, आप पहाड़ों पे जाके किसी भी घर में जाके देख लीजिए कि किस प्रकार से कौन सी गैस में वो काम कर रही हैं। आप देखिए उनका जो सिलेंडर है, सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि बाजार से सिलेंडर घर पे लेके कौन आएगा, क्योंकि वहां तक जो सड़कें हैं वो पहुंची नहीं है घरों तक। अब जो सिलेंडर, आपने ये बात मीनाक्षी गिल्डियाल जी बहुत सही कही कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन कहीं ना कहीं माहौल बनाने की जरूरत है और महिलाओं को भी एकजुट होने की जरूरत है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज महिलाएं डिफेंस के क्षेत्र में, चाहे वो फाइटर प्लेन उड़ाना हो जो बहुत नामुमकिन सा था कभी, और या फिर वॉर जोन में जाना हो वो भी नामुमकिन सा था, आज हर क्षेत्र में महिलाएं हैं। तो कहीं ना कहीं वो कंफर्ट जोन से महिलाओं ने खुद को उभारा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बात से इस बात पे सहमत हूँ, लेकिन उसकी परसेंटेज को भी काउंट कीजिए ना। आप परसेंटेज को काउंट करिए कि कितनी % महिलाएं जा पा रही हैं इसमें। आप 1 या 2 महिलाएं अगर आगे जा रही हैं या 5% भी लगा लीजिए आगे जा रही हैं, तो क्या वो इक्वालिटी में आ रही हैं? नहीं आ पा रही हैं। आप देखिए कि गांव की, मैं तो गांव की एक आम महिला की बात कर रही हूँ। हमें तो शहर में सारी सुविधाएं मिल रही हैं, हम सब चीज कर सकते हैं। मैं गांव की महिलाओं की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे जो भारत की अगर हम बात करें तो हमारा ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा है और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं बहुत ज्यादा हैं।
अब वहां पे उनके लिए उस प्रकार की फैसिलिटी लाइए ना, ठीक है। ताकि वो भी सशक्त हो सके। डीके पाल जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी यहाँ पर क्वेश्चन उठा रहे थे और आपने कहा कि हमने अपनी पार्टी में जो है महिलाओं को टिकट दिया था, लेकिन महिला रिप्रेजेंटेशन कितना है, कितना धरातल पर जो है आम आदमी पार्टी की महिलाएं नजर आती हैं? देखिए, बात इस राज्य की बेटी राधा रतूड़ी के सशक्तिकरण को हमने जोड़ा है, बहुत अच्छी बात है। हमारी राज्य की बेटी ने जब IAS बनी थी तो निश्चित रूप से राज्य का मान बढ़ा था, आज भी उनकी वजह से मान बढ़ रहा है। बात यह है कि हमें कांग्रेस से भाजपा हो, 2000 से लेकर जब से राज्य बना और 2024 आज जो 31/1 और 2024 है, आज तक हमारी 3925 बहनें इस उत्तराखंड से गायब हो गई। उन पर सरकार कितना अवेयर है, कितना उन बच्चियों को वापस लाई, क्या उनके पास में कोई ऐसा रिकॉर्ड है? भेलमती चौहान और हंसा दराई सीने पे गोली खाती है और रामपुर तिराहे पर सैकड़ों बहनों की अस्मत पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो उन बहनों को वो न्याय कोर्ट तक गए हैं, क्या उन बहनों को सशक्त बनाने के लिए, उनको विश्वास बढ़ाने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई आज तक पुलिस के खिलाफ? मैं भंडारी बहन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, ना अंकिता की बात कर रहा हूँ, ना इनकी बात कर रहा हूँ जो कांग्रेस के साथी कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, इन दोनों की दोनों पार्टियों ने राज्य में बहनों को किस क्षेत्र में मजबूत बनाया है मुझको तो नजर नहीं आता। मैं खेलों की बात करूं, वहां हमारी बहनें पिछड़ गई है पूरी तरह से। जो बड़े बड़े मेडल ला सकती थी, उनको सुविधा न मिलने की वजह से, शोषण के कारण से, सरकार के गलत रवैये से वो पीछे हट गई। अरे आप अभी, अब से मैं 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 6 साल पहले की, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार थी, आंगनबाड़ी की और आशा कतरी की बहनें परेड ग्राउंड में बैठी थी अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए। इन्होंने भारत की संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप 18,000 मिनिमम सैलरी का जो एक हमारा पैकेज है उसको देने की बात कही थी, वो मांग कर रहे थे। इन्होंने 3,000 से 6,000 पे ले आए और आज तक उन बहनों ने आंदोलन करना ही छोड़ दिया। आप में कितना देते हो? अरे 18,000 दिल्ली में कितना हम क्या देते हैं? दिल्ली में कितना पंजाब में जरा इनका मुंह बंद करिए पहले। अरे दिल्ली में कितना इनका मुंह बंद करिए पहले। अरे दिल्ली में कितना देते हो? पंजाब में मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है, इनके मुंह पे टेप लगाइए जरा। अरे टेप मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि पंजाब में हमने अपनी बहनों को परमानेंट नौकरी दी है, संविदा वालों को, मत बोलिए। पंजाब में 7,000 रुपया देते तमाम हैं बहनों को। अरे 18,000 रुपए 7,000 रुपए देते हैं, 18,000 रुपए मिनिमम है। 7,000 रुपए आप देते हैं। बेकार की बात मत करिए, 7,000 रुपए झूठ देते हैं, मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। आप मुंह बंद करिए इनका। ठीक है, मुंह झूठ बोलते हैं। अरे अरे आप एकदम पढ़े लिखे अपना बंद करिए। दिल्ली में कितना देते हैं आप जवाब दीजिए आप ना। लोग माननीय प्रवक्ता है अपने अपने दलों के, प्लीज थोड़ी सी मर्यादा रखें। अरे भाई आप झूठ का कैसे साथ दोगे फिर? अपनी समय पे दिव्या जी, क्या मैं गलत कह रहा हूँ क्या? भारतीय जनता पार्टी ने क्या उन आंगनबाड़ी के उन बहनों के साथ में अन्याय नहीं किया? आप उसको सशक्तिकरण से नहीं जोड़ेंगे? उनका दृष्टिकरण और नीचाकरण कर दिया उनको। ये कोई बात नहीं हुई। बात यह है कि इस राज्य में बहनों का तिरस्कार होता है, उनका अपमान होता है, उनके लिए लड़ाइयां सरकारें नहीं लड़ती जो लड़नी चाहिए। अरे आप एग्जांपल लीजिए, दिल्ली के अंदर 18 हम अस्पताल बना रहे हैं, 7 बहनों के अस्पताल बन रहे हैं, दो का नाम बता दीजिए, के बन रहे हैं। केवल 2 का नाम बता आप सुनिए, अरे केवल 2 का नाम बता दो मेरे भाई। डिग्री हमने केवल यूनिवर्सिटी बनाई, 2 का नाम बता दो। खेल यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर बनाई, केवल 2 का नाम बता दो भाई। 40% का बेटियों के लिए है सुरक्षित। आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, सारी राजनीतिक दलों से जब सवाल किया जाता है अपने अपने समय के 3 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, मेंशन 3 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। ठीक है, एक मिनट बन रहे हैं? हवा में। हरिद्वार में बन रहा है, रुद्रपुर में बन रहा है, पिथौरागढ़ में बन रहा वीरेंद्र शर्मा है। जी, बता रहा हूँ ना मैं। यहाँ पर पॉलिटिकल एनालिसिस, अरे अपनी आंखों का इलाज कराइए श्रीमान, प्लीज वो जो भी है वो अपनी आंखों का इलाज कराइए। आप लोग एक दूसरे आंखों को का इलाज कराइए डेटा, आप। मैं आपसे अनुरोध करूंगी जब आंखों सवाल का होते इलाज हैं आप कराइए लोग आप। प्लीज अपने साथ डेटा रखा करिए, ताकि जब ऐसे सवाल आए तो आप लोग डेटा दे सके एक दूसरे को और उससे कहीं ना कहीं संतुष्टि सभी राजनीतिक दलों को हो जाए। वीरेंद्र शर्मा जी, यहाँ पर पॉलिटिसाइज तो नहीं करना चाहिए क्योंकि राजनीतिक दल है तो पॉलिटिसाइज हो जाता है, लेकिन महिला सशक्तिकरण का जो हम उदाहरण किसी भी क्षेत्र में कर रहे हैं, खासतौर पर उत्तराखंड की अगर हम बात करें, आपको क्या कमियां नजर आती है, कहाँ काम करने की जरूरत है? देखिए याद होगा आपको दिव्या जी, हमने एक डिबेट पहले स्पेशली महिला सशक्तिकरण पे आपके साथ की है जी। हमने उसमें भी आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था कि महिला का सशक्तिकरण देखिए कितना फायदेमंद है इस देश के लिए। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके देहरादून का लिया था। मैंने कहा था कि आप एजुकेशन क्षेत्र में जाइए और यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स में आप देखिए 80% महिलाएं चला रही है। यहाँ प्रिंसिपल्स महिला है, टीचर्स मैक्सिमम महिलाएं हैं।
तो और देश का मतलब जो एकेडमिक एजुकेशन है वो देश में नंबर 1 देहरादून आता है। और आपको पता है कि सबसे अच्छे स्कूल हमारे देश में हमारे देहरादून के अंदर है और जिनको सभी महिलाएं गवर्न कर रही है। और दूसरी बात, आप हमारी महिलाएं, बेटियों, बहनों का अगर आप टैलेंट चेक करते हैं तो आप हमेशा हर साल बोर्ड रिजल्ट या कॉम्पिटिटिव एग्जामों में रिजल्ट जब देखते हैं तो हमेशा बेटियां आगे होती है। और क्यों? क्योंकि उनमें कैपेबिलिटी है और काम करने की कैपेबिलिटी है। देखिए, सशक्तिकरण जो सरकारों के द्वारा किया जाता है, इस बात को समझना होगा। हमारे प्रवक्ता जन आपस में अभी मतलब मैं नहीं समझता कि ये सही दिशा में हमारी ये डिबेट जा रही है कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आप लोग अलग अलग पार्टियों से हैं, लेकिन आप मुद्दे को समझिए और विषय को समझिए। विषय ये है कि हम किस तरीके से कौन सी सरकारें सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं। मैंने कहा ना, पिछली सरकारों ने भी सशक्तिकरण को लेके काम किया है समय समय पे, और इस वक्त जो प्रेजेंट में सरकार है वो भी काम कर रही है। सरकारों के द्वारा क्या हो सकता है एक सशक्तिकरण के लिए, उसमें ये देखिए सरकार क्या कर सकती है। जैसे अभी मैंने कहा, एक विधेयक सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया, जो बिल लाया उसमें महिलाओं को आगे आने के लिए जो एक मौका दिया गया है, 33% आरक्षण दिया गया है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। अगर महिलाओं में कैपेबिलिटी होगी वो राजनीति में आएगी, जिसके अंदर जो क्षमता होगी वो आएगी। अब अलग अलग जो योजनाएं सरकारें चलाती है वो भी महिला सशक्तिकरण को लेके चलाती है। सभी सरकारों ने, पिछली सरकारों ने भी चलाई है, आज की सरकारें भी चला रही है। कोई भी सरकार, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की डिमोरलाइज करने की कोई योजना लाती होगी कि महिलाओं को नहीं हम पीछे रखेंगे उसमें, ये बात नहीं है। देखिए, हर सरकारें कर रही है, समय समय पे कर रही है, और सशक्तिकरण इससे होता है। सशक्तिकरण ये नहीं कि हम किसी एक केस को लेके पकड़ ले, किसी के साथ बलात्कार हुआ हम उस पर लड़ने लग गए कि भैया ये बलात्कार क्यों हुआ, ये महिला थी, तुमने ये क्यों नहीं किया। ये तो घटनाएं हैं, घटनाएं तो किसी की सरकार में रहते हुए हो सकती है। सशक्तिकरण अलग है। सशक्तिकरण है, आप प्रोत्साहन क्या दे रहे हैं महिलाओं के लिए, क्या आप प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। प्लेटफॉर्म बनाना आपके वीरेंद्र जी, सेफ्टी को भी तो सेफ्टी, देखिए, सशक्तिकरण लॉ से एंड जोड़ा ऑर्डर जाना सबके लिए चाहिए। एक है। लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए एक है। भारत में आज से नहीं, जब से ये भारत आजाद हुआ है तब से लॉ एंड ऑर्डर मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए एक है। ये आपका आरोप प्रत्यारोप अलग है कि आप एक दूसरे पे छींटाकशी करेंगे, दूसरे राजनीतिक दल को ऊंचा नीचा बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे, वो अलग विषय है। परंतु वो राजनीति करने का ढंग है। परंतु हमारा जो कानून है, कानून एक है। कानून, आज तक कोई ऐसा कानून नहीं था कि महिलाओं के लिए ढीला कानून था। कि कौन से कानून में, कौन से भारत के संविधान में ये लिखा हुआ कि जाओ जी ये महिला का बलात्कार कर सकते हैं आप, कहां लिखा हुआ ये आपको समझना होगा। आप सिर्फ ये नहीं कि आप दूसरी पार्टी से जुड़े हुए तो आप कुछ भी अनाप शनाप बोल दो, आपका ये मतलब नहीं। देखिए, सवाल इसलिए उठता है वीरेंद्र शर्मा जी, सवाल इसलिए रूलिंग पार्टी से उठता है। अब समय कम बचा हुआ है, मैं फाइनल कमेंट के लिए जाऊंगी, लेकिन वीरेंद्र शर्मा जी, सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जो गवर्निंग पार्टी होती है उसका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और अगर लॉ एंड ऑर्डर जरा सा हटके होता है तो जवाबदेही भी होती है। वहां पर आपको इंश्योर करना हो सकती है, और आप ये नहीं बोल सकते कि ये सरकार नहीं कर रही है महिलाओं के लिए कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा कोई भी सरकार नहीं कर रही। चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, वो भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार जहां जिन राज्यों में, वो भी महिला सशक्तिकरण को लेके या महिलाओं की सेफ्टी के लिए उतने मैं इनका वीरेंद्र शर्मा जी का जरा सा मुद्दा फिर ठीक करना चाहता हूँ। मुझे 10 सेकंड का समय चाहिए। वीरेंद्र जी, मैंने केवल एक बात कही है कि जब महिला के विरुद्ध कोई अपराध होता है तो अपराधी को संरक्षण देने का काम यदि किसी चुनी हुई सरकार ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप बार बार विषय को बता देते हैं, हो सकता है। महिला के विरुद्ध होने, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए आप। ये आपकी घटिया सोच है, ये घटिया सोच है आपकी, घटिया सोच है। सभी को अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। ये तो राजनीतिक आरोप होते हैं सर। देखिए, आप ये राजनीतिक आरोप होते हैं। अगर आपकी सरकारों में, अगर एक मिनट मैं आपको, मेरे पास समय की कमी है, आप इसमें डिस्कशन नहीं करते। महिला सशक्तिकरण से आरोप प्रत्यारोप पर चला जाता है।
एक मिनट महसूस हो रही है। प्लीज, ठीक है देखिए, आशीष जी, मैं वो मैं नहीं कह मेरे रहा पास हूं। समय कम मैंने है और मैं आपको फाइनल कहा- कमेंट मेरा की ओर एक- जाऊंगी। मेरा एक प्लीज मेरा प्लीज, केवल मेरे एक पास ही- समय एक नहीं है। लाइन की मीनाक्षी बात थी। गिल्डियाल जी, मैं आपसे शुरू करूंगी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, लोकतंत्र में अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो और सिर्फ तारीफ करते रहेंगे कि हाँ ये भी किया, ये भी किया, वो भी किया, अगर सारी सरकारों ने महिला सशक्तिकरण किया तो पहाड़ों में इतनी बुरी स्थिति क्यों है महिलाओं की? क्यों वो आज तक पाषाण युग में जी रही हैं? वो आज भी लकड़ी लेके आती हैं, घास काटने जाती हैं, आज भी उनके बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं, बच्चियां जी अपने उच्च शिक्षा नहीं कर पा रही हैं। तो इन सब मामलों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा, ये भी तो सरकारों का काम है। ठीक है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर दी सशक्तिकरण की और उसको आदरणीय राधा रतूड़ी जी से हम ये उम्मीद करेंगे जी कि वो जो न्याय अभी तक नहीं मिला हमारी बहनों को, चाहे वो रामपुर तिराया हो, चाहे वो सीने पे गोली खाई हो, चाहे वो हमारी अंकिता भंडारी हो, चाहे तमाम बहनें जो 4000 से ज्यादा हमारी गायब हो गई है, उस विषय पर उनके परिवारों का सशक्तिकरण करने के लिए और जो परिवार में बहनें उनको सशक्तिकरण बनाने के लिए, उनको न्याय के लिए कुछ कदम उठाएंगी। ठीक है, इस आशीष आशा के सैनी। साथ में हम उनको बधाई देते हैं। जी आशीष सैनी जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट्स देखिए, मैं 10 सेकंड में ही अपनी बात पूरी कर लूंगा। प्लीज। अभी डीके पॉल जी ने भी कुछ बातें रखी है और इससे पहले मैं वीरेंद्र शर्मा जी की बात का जवाब दे रहा था। मेरा एक कहना स्पष्ट रूप से है कि जब कोई महिला, चाहे वो किसी पत्रकार के रूप में हो, अधिकारी के रूप में हो, चाहे वो कहीं नौकरी करती हो या एक सामान्य गृहिणी भी हो, जब घर से बाहर निकलती है तो महिला के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा उसके प्रति होने वाले यौन अपराध की आशंका है। और जब और हम भाजपा की आलोचना क्यों कर रहे हैं? अपराध होना एक अलग बात है, उसका लॉ एंड ऑर्डर एक अलग चीज है, लेकिन अपराधी की मानसिकता, ये राम रहीम की पेरोल कराने वाली पार्टी के लोग किस मुंह से उसकी बात ठीक है, करते हैं वीरेंद्र कि शर्मा ये जी, लोग 14 शॉर्ट बार में पेरोल दी गई सर, मैं है आप ही और का जवाब- अंकिता प्लीज भंडारी आप के हत्यारे को भाजपा जितना कार्यालय आप लोग में जवाब देते गमले रहेंगे की तरह बढ़ती सजाकर जाएगी बात। बैठे ठीक हुए हैं ये है, लोग। वीरेंद्र शर्मा जी मैं- बहुत शॉर्ट में अपनी बात कंक्लूड करिए, बिल्कुल, फाइनल बिल्कुल। कमेंट। मैं सर का जवाब ये देना चाहता हूँ कि देखिए, ये मैंने कहा ना, ये राजनीतिक आरोप हो सकते हैं, आपके ऊपर भी लगते हैं, आपकी राजस्थान सरकार के ऊपर भी लगे थे। ठीक है। अरे आप बिल्कुल अंधे की तरह आप बात अपनी कर रहे हैं। प्लीज क्या मैं बात कंक्लूड कर रहा कीजिए हूँ सर, कि फाइनल कमेंट। अपराधियों को संरक्षण क्यों ठीक दिया है, जाता है प्लीज पार्टी प्लीज के आप अपनी देखिए, मुझे प्लीज बताइए सर, कांग्रेस ने किसको वीरेंद्र शर्मा जी संरक्षण प्लीज दिया? जवाब आपका नहीं, आप कहना आप अपना अपनी फाइनल जगह कमेंट राजनीतिक आरोप है वो। ठीक है, अपना फाइनल कमेंट। 7,210 प्लीज सर, प्लीज आप 7,210 हो गया सर, रेप और प्लीज। हत्याएं हुई हैं। ठीक है, आप अपने आपकी शॉर्ट में कांग्रेस फाइनल की कमेंट। राजस्थान की सरकार ठीक है, में। आराम से, आराम से। और आप लोग मूक दर्शक हो ठीक गए, है, फाइनल उसको कमेंट का देखते वक्त है रहे। सर, आपने डिस्कशन का कौन सी टाइम खत्म कार्रवाई हो गया करी, है। आप बताइए, ठीक है, जवाब देना। डिस्कशन खत्म हो गया। जिस टाइम पे डेटा होता है उस टाइम पे डिस्कशन उस पे डेटा देखिए, पे नहीं होता है। अब फाइनल कमेंट का टाइम। राधा रतूड़ी जी एक महिलाओं के लिए एक पॉजिटिव वेव्स देगी और डेफिनेटली अगर इतनी बड़े पद पे आज हमारी महिला अधिकारी पहुंची है तो ये एक महिलाओं के लिए भी एक खुशखबरी है और अच्छा संकेत है कि राज्य में अभी कुछ इस तरीके की पॉजिटिव वेव्स आएगी महिलाओं के लिए भी, और मैं उन्हें बधाई देना ठीक है। चाहता हूं। संजीव वर्मा जी बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट्स। सशक्त नारी सशक्त भारत, मोदी जी की इस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में हमारी राज्य सरकार भी लगातार काम कर रही है। और आपने इस बार की रिपब्लिक डे परेड में देखा होगा, तमाम जितनी भी हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं उनका नेतृत्व भी हमारी बेटियों ने किया। तो ये नारी शक्ति को हम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं उसका एक प्रमाण है। और जिस तरह से यूसीसी जो अभी 2 तारीख को उसका फाइनल ड्राफ्ट हमारी सरकार लाने जा रही है, उसमें समान न्याय देने की दिशा में हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जो लगातार 3 तलाक को भी सभी रिस्टोर मेहमानों करने का की बहुत बात शुक्रिया करती इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज हमने महिला सशक्तिकरण की बात की है, और महिला सशक्तिकरण इसलिए क्योंकि आज इस प्रदेश को पहली मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के रूप में मिली है। काफी सीनियर IAS ऑफिसर है और वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन है उन महिलाओं के लिए जो अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम यही विश्वास रखते हैं और उम्मीद भी करते हैं सरकारों से कि वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, काम किए जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, वो इसी तरह से जारी रहे और महिलाएं अपने आप को आगे बढ़ा पाएं हर क्षेत्र में। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने।